हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम पॉपुलेशन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि क्या आप ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहाँ पर इंसान ना हो, ह्यूमंस ना हो। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा सोशल स्ट्रक्चर हो समाज का, या इकोनॉमिक हो, या फिर डेवलपमेंट हो, कल्चरल हो, हर चीज़ इंसानों की वजह से ही बनी है। इवन अगर कोई डिज़ास्टर भी आ जाता है ना, तो वो भी डिज़ास्टर नहीं माना जाता अगर इंसानों को इम्पेक्ट ना करे तो। ठीक है, तो किस तरीके से ह्यूमंस जो है इतने सेंट्रल पॉइंट में है। ऐसे ही कोई रिसोर्स तभी बनता है, संसाधन, जब उसको ह्यूमन के यूज़ में लाया जाता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, पॉपुलेशन इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। खुद इंसान एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, बिकॉज़ उसने ही अपने आसपास जो है इन रिसोर्सेज को डेवलप करा है। जैसे एग्जांपल में बताया गया कि मान लो एक रॉक है, एक कोयला है। कोयला जब तक अर्थ के नीचे दबा हुआ है या फिर सामने भी है तो वो एक रॉक के समान ही है। जब तक लोगों ने टेक्नोलॉजी नहीं पैदा कर ली उसको यूज़ करने की या फिर उसको बाहर निकालने की, माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ये सब जो हमने पढ़ा था, तो ये सब चीज़ें इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई है। और ह्यूमन के यूजेस में जो चीज़ें आती है, उसकी नीड्स को फुलफ़िल करती है, वही हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि हर चीज़ में ह्यूमन की इम्पोर्टेंस है। ह्यूमन से रिसोर्सेज को प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और हमारी हमारी जो जनगणना है वो कैसे होती है। उन सब फैक्टर्स को हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इन 3 क्वेश्चंस के हमें जवाब देने होंगे कि पॉपुलेशन का साइज़ कैसा है और किस किस तरीके से बटी हुई है पूरे देश में, और पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी रेट से बढ़ रही है, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटीज़ क्या है, मतलब कितनी पढ़ी लिखी है, उनका सेक्स क्या है, उनके लिटरेसी लेवल, ऑक्यूपेशन, कितनी इनकम है, हेल्थ कंडीशंस कैसी है, वो सब। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिया में पॉपुलेशन किस तरीके से बांटी गई है। 2011 का डाटा दे रखा है कि इतनी पॉपुलेशन थी, जो कि मतलब 12-10 मिलियन कुछ, जो कि भारत का 17% थी, मतलब दुनिया का 17%। दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 17% इंडिया में ही रहता है, जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले भारत में रहता है। अब ये जो भारत का साइज़ है वो लगभग 2.4% है दुनिया का। 2.4% लैंड पर 17.5% पॉपुलेशन रह रही है दुनिया की, सोचो। फिर बताया गया सेंसस के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है जिसमें जिसमें 16% जनसंख्या भारत की रह रही है। मतलब ओवरऑल 17% को हम अगर 100% मान के चले तो उसका 16% जो है वो सिर्फ यूपी में ही रह रहा है। और बाकी हिमालयन स्टेट सिक्किम में सिर्फ 6 लाख लोग रह रहे हैं, लक्षद्वीप में 64,000 लोग रह रहे हैं। इस तरीके से इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है वो तो तकरीबन 5 5 राज्यों में ही रह रही है, लाइक यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में 50% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ये बताया गया कि राजस्थान जो है अपने क्षेत्रफल के नज़रिए से, अपने साइज़ में सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत के अंदर साइज़ के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 5.5% ही है। फिर बताया गया इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डेंसिटी के बेसिस पे किया करके देखें तो क्या पता लगेगा। अगर इंडिया की डेंसिटी के हिसाब से देखें तो डेंसिटी का मतलब जैसे हमें पता ही है कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे हैं। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है बिहार में लोग रह रहे हैं, लगभग 1102, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में ओनली 17। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आप देख सकते हो बिहार की कितनी ज़्यादा है। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो असम है या कुछ पेनिनसुलर स्टेट है भारत के साउथ इंडियन राज्यों के, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिलती है, मतलब मॉडरेट। ऐसा क्यों है?
या पहाड़ों पे कम क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है टेराइन रीजन नहीं है, मतलब समतल लैंड नहीं है, फ्लैट प्लेटफॉर्म नहीं है कि लोग रह सके। इसी वजह से वहाँ पे आपको मॉडरेट से कम बारिश की वजह से वहाँ पे लोग कम रहते हुए देखने को मिलेंगे। जब बारिश कम है, फ्लैट लैंड नहीं है, तो वहाँ पर फर्टाइल लैंड भी नहीं है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर वगैरह भरपूर तो हो नहीं पाएगा नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। इसी वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिलती है इन रीजन्स में। लेकिन अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे आपको अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और साथ ही साउथ में केरला राज्य में, क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल लैंड भी है, सॉइल भी है, प्लेन भी है और बारिश भी अच्छी खासी होती है, इसी वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैप में भी आप देख सकते हो, ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश, पानी, मिट्टी सब कुछ है, एल्यूवियल सॉइल है, इस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रह रही है। यहाँ पर एरिया बड़े होते हुए भी कम पॉपुलेशन है, 5.5% सिर्फ और सिर्फ। और हमने देखा था केरला में अच्छी खासी पॉपुलेशन, बिकॉज वहाँ पे भी बारिश, फर्टाइल सॉइल, ऐसे फीचर्स है। अरुणाचल प्रदेश में हमने बस 17 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग देखे थे। और बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये राज्य कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और उसमें होने वाले चेंजेस की। हर टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बदल ही रही है, नंबर बदल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल रहा है, कॉम्पोजिशन बदल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है भारत में, वो 10 सालों के अंदर बढ़ती जा रही है। अगर हम मेज़र करते हैं किसी एरिया में 10 साल का, तो आप कहेंगे इसे एब्सोल्यूट नंबर्स 10 साल की अगर आप मेज़र करते हो तो। और अगर आप हर साल संख्या में बदलाव देख रहे हो, तो उसको आप बोलोगे रेट ऑफ चेंजेस। ठीक है, पॉपुलेशन का रेट। लेकिन अगर आप दशक में देख रहे हो, डिकेड में देख रहे हो, तो आप उसको कहोगे एब्सोल्यूट नंबर। इससे हम पता करते हैं जो पहले की जनसंख्या है माइनस 10 साल बाद की जनसंख्या, लाइक 2001 का जो डेटा है माइनस 2011 का डेटा, तो हमें पता लगेगा, जो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज़। इसके बाद अब हमें देखना है, अगला है परसेंट, कितने परसेंट हर साल बढ़ रही है, एनुअल ग्रोथ। इसको आप बोलोगे एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल का कितना परसेंट है। जैसे मान लेते हैं कि अगर अभी 100 लोग हैं, तो नेक्स्ट ईयर 2% से बढ़ा, तो दैट मीन्स 2 लोग उसमें ऐड हो गए, 102 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरीके से पॉपुलेशन चेंजेस हुए हैं। डिकेड में कितना हुआ है टोटल पॉपुलेशन, फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज़ कितना और ग्रोथ रेट कितना रहा है। देखो 1951 में ग्रोथ रेट 1.25, 61 में बढ़ा, 71 में बढ़ा, 71 के बाद 81 में देखो बढ़ा है, ये पूरा का पूरा फिर 91 में बढ़ा, मतलब थोड़ा सा घटा है। तो मतलब ये 4 साल तो बढ़ ही रहा है, 51 से लेकर 1981 तक ग्रोथ है। फिर 91 में आके थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारे देश में धीरे धीरे लोगों ने फैमिली प्लानिंग या अदर स्कोप्स भी देखे हैं। अब लोग एक ही बच्चा, 2 ही बच्चे करना पसंद करते हैं। इस वजह से भी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर रेट में कमी आई है। ठीक है, यही हमें बता रखा है डेटा के अंदर। फिर हमें बताया गया है कि चाहे कुछ भी हो, हमारे देश में हर साल कुछ पॉपुलेशन तो ऐड ऑन होती ही है। और बेस पे जब कोई पॉपुलेशन ऐड ऑन हो जाती है, तो उसकी वजह से पता नहीं लगता कि कुछ कमी भी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी ही अगर 10 पेरेंट्स हैं, 10 पेरेंट्स छोड़ो, अभी ही अगर बेस इतना बड़ा है, अगर हमारे बेस में 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर वो सब भी 2-2 बच्चे करेंगे या 1-1 बच्चा भी करते हैं, तो भी कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उन 10 करोड़ के ऊपर, 1-1 बच्चा करने पे भी। तो सोचो, इसी वजह से जब बेस ही ज़्यादा है, बेस ही इतना ब्रॉड है, हमारा नंबर ही इतना ज़्यादा है, इस वजह से अगर वो 1 बच्चा भी करेंगे तो भी हमें वो ज़्यादा लगता है।
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा फील होता है इसी वजह से। इसीलिए कहा गया है कि जो बेस है अगर भारत में वही इतना बड़ा है, इस वजह से हमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, भले ही हमारी ग्रोथ कम हो रही है फिर भी। इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन है अगर वो बेस में इतनी बढ़ेगी तो भी जो भी हम प्लान कर रहे हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का या रिसोर्सेज को बचाने का, वो बच ही नहीं पाते क्योंकि हमारा बेस ही इतना बड़ा है पॉपुलेशन का। फिर कुछ तरीके हमें अपनाने ज़रूर चाहिए जिससे हम इस ग्रोथ रेट को कम कर सकें। अब के टाइम में बर्थ रेट बहुत कम हो गया है, डेथ रेट भी घटाया जा रहा है, हमें सक्सेस भी मिली है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन में वृद्धि, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से कहा गया है कि हम चाइना को 2045 तक पीछे छोड़ देंगे। फिर जो 2045 तक ये बात बोली गई है, लेकिन ये देखो अगर आप अभी के डाटा देखोगे ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है चाइना को। तो हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, हमें 2045 तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2023 में ही हम हो चुके हैं। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है उसका प्रोसेस क्या है, तो हमें बताया गया कि जो पॉपुलेशन चेंजेस है वो बर्थ रेट, डेथ रेट और आपके माइग्रेशन के कारण होते हैं। अगर हम बात करें कि बर्थ रेट मतलब डेथ रेट बर्थ रेट को आपस में माइनस कर दोगे तो जो ग्रोथ होगी, डेथ रेट में से बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दोगे तो जो ग्रोथ होगी वो नेचुरल ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। एक साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए जिंदा हैं, उन्हें जन्म दर कहेंगे, बर्थ रेट कहेंगे। सेम ऐसा ही डेथ रेट के लिए होता है, कितने लोगों की डेथ हुई पर 1000 लोगों पे, उनको हम डेथ रेट कहेंगे। तो जो ग्रोथ है ये देखा गया है भारत में हमेशा से बर्थ रेट ज़्यादा रहा है डेथ रेट से, हमेशा से बर्थ रेट ज़्यादा रहा है डेथ रेट से। इस वजह से हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ती हुई नज़र आती है। क्योंकि आप देखो डेथ रेट के बारे में अगर देखें तो भारत में डेथ रेट घटी ही है मेडिकल सर्विसेज की वजह से। 1980 तक तो हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी कम ही था, और अब के टाइम पे डेथ रेट जो है वो तो कम हुआ ही है, साथ ही बर्थ रेट भी कम हुआ है। इसलिए हमें पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी अब की बार, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो भी कम हो रहा है। लेकिन जो आपको पता ही है कि बर्थ रेट जो है हमारा वो ज़्यादा ही हमें नज़र आएगा क्योंकि हमारा बेस ही ज़्यादा है, ठीक है, और डेथ रेट तो हो ही कम रही है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी लगती है। डेथ रेट और बर्थ रेट के अलावा तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। जो हमारा माइग्रेशन है ये दो तरह का होता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, मतलब इंटरनेशनल हो सकता है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। इंटरनल वाला वो होता है जब आप अपने देश के अंदर ही किसी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हो। इससे पॉपुलेशन में तो कोई चेंज नहीं नज़र आएगा, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूर चेंज नज़र आएगा किसी देश के। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो फैक्टर्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे भारत में माइग्रेशन क्यों होता है, पुश और पुल फैक्टर के कारण। गांव के लोग पुश फैक्टर की वजह से बाहर निकलते कि यहाँ पे गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसीलिए जा रहे हैं, पुश हो रहे हैं, और पुल हो रहे हैं शहरों की तरफ क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, रहने के लिए जगह है, आपको अच्छा रोज़गार मिल सकता है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इस वजह से लोग शहरों की तरफ पुल होते हैं। ये जो पॉपुलेशन है इसमें जो चेंज हो रहा है, जो माइग्रेशन की वजह से हो रहा है, उनमें हमें आपको इसके कॉम्पोजिशन भी पढ़ने होंगे। लाइक अगर ये गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं तो आप नोटिस करोगे गांव में ज़्यादातर बूढ़े लोग ही रह गए हैं और गांव में ज़्यादातर महिलाएं ही रह गई है, क्योंकि पुरुष तो सारे शहरों में काम करने के लिए चले गए हैं। सेम पुरुष जो है जवान लोग जो हैं वो शहरों में आ गए हैं। तो ऐसे हमें कॉम्पोजिशन भी देखना होगा, इससे एज पर और जो जेंडर है उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। इसके बाद हमें बताया गया जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, पहले 17% थी 1951 में, मतलब पहले लोग 17% लोग ही 1951 के टाइम पे शहरों में रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो 10 मिलियन जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। अब 30% से ऊपर ही लोग शहरों में रहते हैं।
लगभग 30% होंगे आज के टाइम पे। तो 35 से 53 हमें ऐसे शहर देखने को मिल रहे हैं। पहले 35 थे, अब 53 हो गए, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करेंगे एज की। जो एज ग्रुप है ये भी बहुत मैटर करता है किसी पॉपुलेशन में, कि बूढ़ा है, जवान है या फिर बच्चे हैं। इनके अकॉर्डिंग ही हम मार्केट देखेंगे, या इनकी ये कितनी कंजम्पशन की पावर रखते हैं या काम करने की इनकी क्षमता कितनी है, इनका सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब कुछ डिसाइड होता है आपकी एज से। जैसे अगर बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के, मतलब कि प्रोडक्टिव नहीं है, निर्भर है खाने के लिए, कपड़ों के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, किसी न किसी पर निर्भर है। वर्किंग एज है तो मतलब रिप्रोड्यूस भी करेंगे और प्रोडक्टिव तो है ही इकोनॉमिकली, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके बाद आप एजेड देखोगे, 59 प्लस वाले जो होते हैं वो प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है रिटायर्ड हो, छुट्टी, आप काम ना करना चाहते हो सकता है खुद से ही कोई ना कोई काम कर रहे हो वॉलंटरली, बट ये भी लेकिन जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा तो है ही वैसे। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं वो सब डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो सब डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर काउंट होंगे, ये प्रोडक्टिव नहीं होंगे। और भारत की जनसंख्या में आप इनको बॉक्सेस में देख सकते हो किस तरीके से, अडल्ट कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो मतलब हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन अच्छा खासा है, इससे हमें पता लगता है। इसके बाद हमारी बुक में बात की गई है सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज में कितनी इक्वालिटी है मेन और वुमेन को लेकर, मेल और फीमेल को लेकर। जैसे कि हमें बताया गया है कि मेल और फीमेल के बीच हमेशा से गैप ही रहा है। देखो 1951 में 1000 पे 946 वुमेन्स थी, और अभी के टाइम पर अगर देखोगे आप तो ये डाटा कभी घटता है कभी बढ़ता है। अभी के टाइम पे 43 देखी गई हैं। अब देखते हैं जो अगला सेंसस आना है उसमें कितना चेंज देखने को मिलेगा। ये देखो हर साल कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में महिलाओं को लेकर समानता नहीं है। इसके बाद आता है लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई, आपकी जनसंख्या में कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये मेज़र किया जाता है। 7 साल से ऊपर के लोग जो अपना नाम पढ़ना लिखना जानते होंगे किसी भी भाषा में, उन्हें हम पढ़ा लिखा कह देते हैं। जैसे कि अभी भारत की जनसंख्या में 2011 के डेटा के हिसाब से 73% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से 80% मेल और 64% फीमेल। तो आप गैप देख सकते हैं वुमेन मेल और फीमेल के बीच का। फिर ऑक्यूपेशन की बात की गई है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या किस काम में लगी हुई है, पॉपुलेशन किस किस काम धंधे में लगी हुई है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ऑक्यूपेशन 3 सेक्टर में हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में वो खेती बाड़ी में लगी है, फॉरेस्ट्री कर रही है, एनिमल हस्बेंड्री कर रही है, फिशिंग, माइनिंग ये सब कर रही है। या सेकेंडरी एक्टिविटी कि वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हुई है, किसी फैक्ट्री में लगी हुई है, इंडस्ट्री में काम कर रही है। या टर्शरी, सर्विस दे रही है, पढ़ा रही है, टीचिंग लाइन में है, रिसर्च कर रही है, क्या कर रही है, कोई सर्विस देने का काम कर रही है क्या। जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पर लोग टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं। जो डेवलपिंग देश है वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में होती है। इंडिया में इस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर में है, पूरी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते हैं। इंडिया भी अपने डेवलपमेंट फेज़ में है, इसलिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनमें आप देखोगे वर्तमान में 50% प्लस 50% के आसपास ही एग्रीकल्चर में लगी हुई है और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। फिर हम बात करेंगे हेल्थ की। हाँ, इससे पहले आप देख लो कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस वजह से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहे हैं। फिर हेल्थ की बात करें तो लोगों की हेल्थ कैसी है, हेल्थ का भी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। सरकार प्रोग्राम्स लाती रहती है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि 1951 में डेथ जो थी वो 25 थी पर 1000 पे, वहीं 1951 के बाद अब 2011 का डाटा देखें तो अब ये 7 हो गई है 1000 लोगों पे। 25 से 7 तक का हमने सफ़र क्रॉस करा है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, मतलब लोग कितना जी जाते हैं, तो पहले 1951 में वो 36 साल था
और अब आप देखोगे 2012 के हिसाब से तो 67 ईयर्स तक लोग जी जाते हैं। ये सभी जो मेडिकल हमारी मशीनरी है, या कह लो मेडिकल सेक्टर में हमने जो डेवलपमेंट करे हैं ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, उसकी वजह से इम्प्रूव हो पाया है। हेल्थ हमेशा से ही मैटर रहा है कंसर्न का। अगर जैसे अभी भी भारत में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की शिकायतें बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि अभी भी लोग जितना रिक्वायर्ड है उतनी कैलोरी नहीं ले पाते हैं हमारे देश में। इस वजह से माल न्यूट्रिशन के शिकार बहुत सारे बच्चे हैं। साफ़ पानी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, हाइजीन नहीं है। इस वजह से भी आप देखोगे काफ़ी लोग बीमार होते हैं। ख़ास तौर से गांव में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके बाद बताया गया है हमें एक पॉलिसी लाकर इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करेंगे एडोलसेंट। एडोलसेंट वो होते हैं जो 10 से 19 साल तक की एज के बच्चे होते हैं। इनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपैरिजन टू छोटे बच्चे या बूढ़े लोगों को। अगर इनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला तो इनकी बॉडी में कमी हो जाएगी, वही फिर से डेफिशिएंसी होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। इसकी वजह से पॉपुलेशन में देश में कोई योगदान नहीं कर पाएंगे, इनका माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इनकी डाइट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी देश में सभी बच्चों को भरपूर जितनी रिक्वायरमेंट है उतने न्यूट्रिएंट्स हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। इस वजह से आप माल न्यूट्रिशन देखोगे। अब भारत में विशेष तौर से जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, लाइक एनीमिया की। उनके अंदर खून की कमी है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊपर से उनकी शादी जल्दी हो जाती है तो बच्चे जल्दी हो जाते हैं, उनकी बॉडी बहुत वीक है और डेथ भी बढ़ती है। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है ये फैमिलीज़ में लोगों की हेल्थ पे फोकस करवाती है। मतलब कि अगर बच्चे कम होंगे या फैमिली में लोग कम होंगे तो हम हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे। इसी वजह से सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था, जिसमें फैमिली के वेलफेयर में, फैमिली की ज़िम्मेदारी में हम एक पेरेंटहुड की बात कर रहे थे जो रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड होगा। ऐसे ही ऐसी छोटी छोटी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी चलाई है 2000 में, जिसमें हम 14 साल से कम एज के बच्चों को पढ़ाई के लिए कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन करना चाहते हैं, और बच्चों की जो डेथ है वो 30 से कम कर देना चाहते हैं। शिशु मृत्यु दर 30 से कम करने का प्लान रखते हैं। और ब्रॉड लेवल पर जितने भी हमें ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं टीके के थ्रू, उन बीमारियों के छुटकारे के लिए हम टीकाकरण का पूरा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं यूनिवर्सल लेवल पे। और लड़कियों के लिए जो शादी की एज है उनको हम घटाना चाह रहे हैं, और परिवार में फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है। इस तरीके से हम इस पॉलिसी पे ध्यान देते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय, हमारी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में जो किशोर हैं, जो एडोलसेंट है, उन पे ध्यान देना। अब तक हमने बात की थी कि उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसकी फुलफिलमेंट करना। अब हम कुछ और फैक्टर्स पे भी ध्यान देंगे कि यही एक एज है जब वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं बच्चियाँ, और यही एक एज है जब वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से अफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है इन बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना, एजुकेट करना कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के क्या नुकसान है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताना, और उनको न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, और उनको बताना कि शादियाँ लेट करनी चाहिए और यंग एज में जल्दी शादी नहीं करना। ऐसी कई चीज़ें उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। और जो बाल विवाह है उसे भी रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग सबसे कीमती रिसोर्स होते हैं, और अगर वही शिक्षित और हेल्दी होंगे तो ही हमारे देश में पोटेंशियल पावर होगी आगे जाने की। अब हम बॉक्सेस देख लेते हैं और यहाँ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस जो होता है ना, पीरियोडिकली किया जाता है, मतलब कि हर दशक में 10 साल में आप देखोगे
पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, टोटल पॉपुलेशन का। इंडिया में फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, और लेकिन कंप्लीट पूरे भारत का 1881 में हुआ था। और जो सेंसस है उसको रेगुलरली किया जाता है हर 10 साल में। अब और जो सेंसस है वो आपकी डेमोग्राफिक बताता है, पॉपुलेशन किस तरीके से है, कहाँ कितनी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कॉम्पोजिशन है उस पॉपुलेशन का। लाइक अगर आपके घर में कभी सेंसस होने के लिए टीचर्स वगैरह आए होंगे, ऑफिसर्स आए होंगे, तो आपने नोटिस करा होगा वो सेक्स पूछते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है घर में, कितने लोग रहते हैं घर में, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या इनकम सोर्स है घर का, मतलब ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए ये एक डेमोग्राफिक के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा भी है। तो सेंसस पीरियोडिकली होता है ओवरऑल। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया जो है 17% पॉपुलेशन रखता है, लेकिन लैंड उसका 2.4% ही है। और 5 राज्य आप देख सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ भी पॉपुलेशन ही दिखाई गई है हमको किस तरीके से, कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आपको बताया गया है कि बांग्लादेश और जापान, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भारत से ज़्यादा है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, परसेंटेज जो है वो घट रही है। देखो कभी 21, फिर 24 अचानक से बढ़ी, फिर पैरेलल रही, ना घटी ना बढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ी सी घटी, फिर घटी, फिर घटी। अब देखो पॉपुलेशन कितना ज़्यादा, ग्रोथ रेट में कमी आई है, ग्रोथ रेट घटती जा रही है, लेकिन ग्रोथ रेट भले ही घट रही हो, बेस ज़्यादा, इसलिए हमें अभी भी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और बाकी पॉपुलेशन में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ रेट घट रहा है, ग्रोथ घट रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि बेस ज़्यादा है हमारा ऑलरेडी पॉपुलेशन का। फिर इसके बाद ये हमने देखा था अडल्ट कितने हैं भारत में, एजेड लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा हाई सेक्स रेशो किस राज्य में है। केरला वो राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, 1084 पर 1000 पे वुमेन है, पर 1000 पे 1084 वुमेन है। वहीं पौंडीचेरी की बात करोगे तो वहाँ भी ज़्यादा है, 1000 पुरुषों पे सिर्फ 1038 वुमेन्स है। पौंडीचेरी और केरला में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। दिल्ली और हरियाणा को कंपेयर किया गया तो दिल्ली में कम है और हरियाणा में फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। दिल्ली में 866 है और हरियाणा में 877। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, पॉपुलेशन। ये हमारी क्लास 9th की NCERT है। क्लास 8th में भी हमने पॉपुलेशन पढ़ा था और आई होप आगे भी हमें ये पढ़ना ही है। सो ये बेस है पॉपुलेशन। तो ये जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही, साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी वजह से इन क्लासेस को ज़रूर देखें और शेयर करें। ये किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियोस बनाई जा रही है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर UGC नेट प्रिपरेशन एंड फॉर UPSC कंटेंट या कंपटीशन एग्ज़ाम, DU, JNU या फिर आपका इग्नू, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच।